Hi guys, welcome back to a new day, to a new vlog and welcome to my channel निषाद चंद्रा प्रोजेक्ट। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो इसे जाइए पहले फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड गाइस आई होप सबसे पहले तो आप लोग सब सेफ हैं घर पे, बिकॉज ये कोविड ने तो वैसे ही बहुत 2 साल से मामला सबका टाइट करके रखा है। बट आई एम श्योर यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल, आप लोगों ने वैक्सीनेशन आपके लिए होंगे एंड यू गाइज आर सेफ सेंसिबल। तो आज सैटरडे, आज वीकेंड है, मैं भी थोड़ा मूड में नहीं था आज कुछ करने के। इट वॉज अ वेरी लेजी डे और काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि मेरी जो एक म्यूज़िक की जर्नी है कहाँ से शुरू हुई ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत लोग नहीं जानते हैं या जानना भी चाहते हैं ऐसे कई लोग कि भाई आप सर बताइए या भाई बताइए आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे सीखा, कैसे आपके स्ट्रगल्स हुए। तो एक क्विक मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि मैं मेरी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, कब हुई और आज तक मैं इस मकाम पर भगवान की दुआ से, कृपा से, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। मेरे दादा उन्होंने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो स्टार्ट किया था बॉम्बे में 60s में, और वो वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ था बॉम्बे का। एंड तब बॉम्बे जाना जाता था, मुंबई नहीं था। और फेरोग्राफर्स के नाम से, जो बाद में उन्हीं के नाम से जाना गया, चंद्रा साहब के स्टूडियो से बोलते थे कि चंद्रा साहब के स्टूडियो जाना है। तो वो उस स्टूडियो से काफ़ी दिग्गज और बड़े कलाकार, गुणी कलाकार निकले। फिर स्टूडियो टेक ओवर किया मेरे फादर ने, और मेरे फादर भी काफ़ी रिनाउंड इंडस्ट्री में साउंड इंजीनियर रहे हैं। फिर मेरे जो नाना हैं, मेरे नाना खेमचंद प्रकाश जी को असिस्ट करते थे एज ए म्यूज़िक कंपोज़र, प्लस वो खुद बहुत अच्छे अरेंजर थे। एंड ऑल्सो वो पंडित किशन महाराज जी के गुरु भाई थे, तो उनका तबले का रियाज भी बहुत तगड़ा होता था घर पर। फिर मेरी मदर जो हैं एज सुषमा श्रेष्ठा, उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, ना बोलो बोलो, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, क्या हुआ तेरा वादा, और अंकुश फिल्म का एक बहुत बड़ा हिट हुआ था भजन, इतनी शक्ति हमें देना दाता। ऐसे कई गाने गाए एज सुषमा श्रेष्ठा। और फिर जब उन्होंने अपना नाम बदला टू पूर्णिमा, तो 90s के उस डेकेड में उन्होंने बहुत हिट्स गाए। आई थिंक शी हैड द मैक्सिमम हिट्स। तू तू तारा, हीरो नंबर 1, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, फिर इश्क फिल्म के गाने, हीरो नंबर 1, चने के खेत में, तो पता नहीं और कितने अनगिनत गाने गाए हैं। तो संगीत का और ये टेक्नोलॉजी का माहौल मुझे घर से ही मिला। और मैं ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके माँ बाप या आपकी नानी या दादी बताते हैं कि भाई तू छोटा था, तूने ऐसे किए, ऐसा काम किया। तो मेरे दादा ने मुझे बात बताई, जो कि ऑफकोर्स मेरी मदर ने भी मुझे बाद में बताई, कि मैं शायद 1-1.5 साल का था और मैं जस्ट वैसे पकड़ पकड़ के चलना सीखा था। और मेरे दादा के घर पे एक कैबिनेट था, उसमें कई इंस्ट्रूमेंट्स रहते थे, तबला, तानपुरा, क्योंकि हमारे घर में महफिलें लगी रहती थी। कोई ना कोई उस्ताद, कोई पंडित, कोई गायक, कोई म्यूजिशियन आते ही थे, वो चलती रहती थी महफिलें। तो एक बार ऐसे मैं चल रहा था तो वो कैबिनेट खुला और तबले का जो बायां होता है डग्गा, वो गिरा। और मेरे जो फर्स्ट वर्ड्स थे ज़िंदगी के, वो थे धाधा। मैंने ना मम्मा बोलना सीखा ना पप्पा बोलना सीखा, मैंने सबसे पहले मेरे वर्ड्स निकले धाधा। तो मेरे दादा ने तभी डिसाइड कर लिया था कि इसको म्यूज़िक में ही डालना है, ये और कुछ नहीं करेगा चलेगा, ये म्यूज़िक ही करेगा। तो मेरी तालीम वहीं से शुरू हो गई थी। मेरी मदर बचपन से ही मुझे बताती थी, देख मैं कैसे गा रही हूँ गाना, मेरी ये टेक्निक क्या है। तब तक तो खैर उतनी बुद्धि नहीं थी, बट जब बाद में मैं बड़ा हुआ तब मैं समझा इनके जो वो मुझे जो बात करती थी या बताती थी, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो मुझे बाद में समझ में आए। फिर फादर के साथ तो स्टूडियो हॉलीडेज़ के दिन चले ही जाते थे, दिन भर वहीं स्टूडियो में बैठते थे। इतने अच्छे म्यूजिशियंस आते थे, आर्टिस्ट आते थे, मशीन्स के बीच में कुछ ना कुछ करते। तो वहाँ मैंने मशीन्स के साथ सोल्डरिंग करना सीखा एट अ वेरी यंग एज। 12-13 साल का था, तो कभी हेडफोन्स लूज़ हो जाते थे तो उसको सोल्डरिंग करता था, या स्पीकर में ट्विटर कुछ लूज़ हो गया तो सोल्डरिंग कर दिया, या मशीन कुछ कर दिया। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें मुझे डैड ने सिखाना शुरू कर दी थी, तो मैं कर लेता था उनको असिस्ट। फिर मेरे डैड क्योंकि खुद अकूस्टिक डिज़ाइनर भी थे, स्टूडियोज़ की अकूस्टिक डिज़ाइनिंग भी करते थे,
मैंने वो भी थोड़ा बहुत उनसे वो नॉलेज सीखा कि अकूस्टिक डिज़ाइनिंग के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, हाउ डू यू साउंड प्रूफ अ रूम, हाउ डू यू अकूस्टिक डिज़ाइन अ रूम दैट योर साउंड इज़ करेक्ट एंड बैलेंस्ड एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से भी सीखी। और म्यूज़िक की तालीम फिर मेरी जो बोलते हैं ना कि ऑफिशियली शुरू हुई जब मैं 10 साल का था। तो मम्मी और मेरी नानी मुझे ले गए पंडित अरविंद मुड़गांवकर जी के पास, मेरे उस्ताद, जिन्होंने मुझे अपना अपने बेटे जैसा रखा, क्योंकि वो खुद मेरे नाना से बनारस घराना सीखे थे। तो उन्होंने मुझे जी जान लगा के सिखाया। और एक बात एक बड़ी अच्छी, उन्होंने कभी मुझसे गुरु दक्षिणा नहीं ली। उन्होंने हमेशा ये कहा कि ये मेरे गुरु का नाते है और मैं बस वही वापस दे रहा हूँ जो मैंने अपने गुरु से सीखा। तो मैंने उनसे तालीम शुरू की और उनसे अच्छा टीचर मुझे कोई मिल भी नहीं सकता था तबले के लिए। और जब मैं आई थिंक 8th-9th में आया था, आई थिंक सो यस 8th-9th में था, तबला तो सीख ही रहा था मैंने 8th स्टैंडर्ड का था, 8th स्टैंडर्ड में ही था मैंने पियानो लेसन स्टार्ट कर दिए। तो पियानो लेसन्स मुझे पहले निकोलिटा परेरा ने सिखाया पियानो, उसके बाद मिसेस मोना फर्नांडिस, वेरी फैंटास्टिक टीचर। और उसी के साथ साथ मैंने एड्रियन सोरेनी, मिस्टर एड्रियन डिसूजा, आज वो शलमली के साथ ड्रम्स बजाते हैं, इज़ अ वेरी नोन जैज़ ड्रमर, हमारे सर्किट में बहुत नोन है एड्रियन सर। आज भी मैं उन्हें सर ही बुलाता हूँ। तो एड्रियन सर से मैंने ड्रम्स बजाना शुरू किया ताकि मेरे प्लेइंग ये जो फ्लुएंसी होती है स्टिक वर्क की वो हो। तब तक मेरा ये नहीं था कि मैं परकशंस बजाऊंगा, मुझे तो पता भी नहीं था परकशंस। बट मेरा ये था कि मुझे ड्रम सीखना है, क्योंकि मैं ऑलवेज़ रंजीत जी को देखता था, मिस्टर रंजीत बारोट। हालांकि एक कनेक्शन ये भी है कि रंजीत जी मेरे मदर के भाई लगते, कज़न, तो मेरे मामा हुए। तो हम बचपन से ही रंजीत जी को देखते थे और मेरा ये था कि यार मुझे ड्रम सीखना है, ड्रम सीखना है। तो खैर ड्रम्स भी सीखा मैं, और उसके साथ साथ थोड़ा क्लासिकल वोकल्स की तालीम भी शुरू हुई, इस तरीके से कि मुझे एज अ सिंगर नहीं बट एज अ कंपोज़र या एज अ म्यूजिशियन कहीं कुछ राग बजे या क्लासिकल कहीं कुछ हो तो मुझे एटलीस्ट उतना नॉलेज हो कि मैं समझूं कि क्या बज रहा है, मैं क्या समझ रहा हूँ कि नहीं समझ रहा हूँ, किसी को समझाऊँ। तो उतनी तालीम मुझे दी गई। उसके बाद मुझे उर्दू की तालीम भी दी गई। हालांकि बम्बई भाषा में अभी हम बात करते हैं तो उतनी उर्दू यूज़ नहीं करता मैं, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे बहुत शौक़ है शेर व शायरियों का। और अकेले में मैं काफ़ी ये सारी चीज़ें करता हूँ, शेर व शायरियाँ पढ़ता हूँ। तो ये सारी तालीम जो है मेरी शुरू हो गई थी। और ऑफ कोर्स स्टडीज़ तो थे ही, पढ़ाई तो करनी थी। और फिर एक वक्त आया कि 10th स्टैंडर्ड में आए और रिजल्ट्स का दिन आया। मैं बड़ी टेंशन स्ट्रेस से मेरे मुंह में छाले हो गए। तो डॉक्टर ने बोला तू स्ट्रेस में क्यों है? तो बोला अरे इसका ये 10th का रिजल्ट है इसलिए इसको स्ट्रेस हो रहा है, तो तुम लोग ज़्यादा स्ट्रेस मत दो। तो मेरे मॉम डैड ने तो मुझे यही बोला कि तुझे काय का स्ट्रेस है, यू नो वॉट यू हैव टू डू, सो वाई यू वरिड। तो मैंने बोला फिर भी पास हुआ फेल, तो दे सेड पास हुआ फेल हुआ नथिंग टू डू विथ एनीथिंग, इफ़ यू नो वॉट यू वॉन्ट टू डू वी आर देयर टू सपोर्ट यू, तो तुम करो। लकीली मैं 10th पास हो गया। तो उस साल पता नहीं क्या कुदरत का ये करिश्मा था कि 100% रिजल्ट्स आए थे स्कूल के। तो मैंने पहले तो बोर्ड बाहर देखा तो मैं समझ गया कि यार मैं तो पास हो गया। उसके बाद मैंने हाथ जोड़े, बोला आई डोंट वांट टू स्टडी एनी फर्दर, आई डू नॉट वांट टू गो टू कॉलेज। एंड माय फादर एंड मदर से ठीक है मत जा कॉलेज मत जा, तुझे क्या करना है ऐसे, मुझे बस अब म्यूज़िक करना है। तो बोले ठीक है तो फिर म्यूज़िक ही करो, और इसके बाद फिर अगर म्यूज़िक कर रहे हो तो फिर उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आई सेड आई एम ओके विथ इट। तो उस दिन से 1997 से मेरा एक म्यूज़िक के प्रति जो एक रियाज 11-12 घंटे का, मतलब ऑफकोर्स नॉन स्टॉप नहीं बट दिन के 11-12 घंटे तो मैं म्यूज़िक करता ही था। वेदर इट्स प्लेइंग द ड्रम्स और प्रैक्टिसिंग द पियानो या लिसनिंग टू म्यूज़िक या प्रैक्टिसिंग द तबला, मेरा पूरा दिन म्यूज़िक में निकलता था। एंड फिर 16 साल की उम्र में जब मेरा 16th बर्थडे आया, माय फादर केम अप एंड सेड नाउ यू आर 16, और वो अर्ली अडल्टहुड होता है। तो डैड ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तू पार्टी देना चाहता है फ्रेंड्स को या तुझे एक अच्छा कीबोर्ड चाहिए जिसमें तू थोड़ा अपना प्रोग्रामिंग ये सब सीख सके। तो मैंने बोला मुझे कीबोर्ड चाहिए, मुझे पार्टी नहीं चाहिए, आप मत दो पार्टी। ऑल्दो माय पेरेंट्स कुड हैव अफोर्डेड दैट, आई मीन
ये ऊपर वाले की कृपा है कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ मुझे हर चीज़ मतलब अवेलेबल थी। एक अच्छी तालीम के लिए गुरु अवेलेबल थे, माँ बाप थे जो हु कुड अफोर्ड दैट, वॉट एवर इंस्ट्रूमेंट्स दैट आई नीडेड टू प्रैक्टिस दे कुड अफोर्ड इट। बट ये एक टेस्ट था मेरे फादर और मदर की ओर से कि देखना चाह रहे थे कि मैं कितना सीरियस हूँ। तो ऑफ कोर्स पार्टी हुई फ्रेंड्स के साथ, बट सबसे पहले वो कीबोर्ड आया, दे वांटेड टू टेस्ट मी। तो वो कीबोर्ड था यामाहा का PSR 630, उस पर मैंने खुद क्वांटाइजिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें सीखी। फिर एक दौर आया जब मैं 18-19 साल का था, तो मम्मी गई थी एक रिकॉर्डिंग के लिए 4D स्टूडियो वर्ली में। तो वहाँ उनकी मुलाकात हुई तौफीक भाई से, उस्ताद तौफीक कुरैशी, जिनकी वजह से आज मैं हूँ, मेरा वजूद उनसे है। तो तौफीक भाई को मिली, हेलो हाय ऑफ कोर्स हुआ, एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। तो उन्होंने कहा यार मेरा बेटा भी तो कर रहा है वो। तो तौफीक भाई ने बोला अरे उसको भेजिए। फिर तब तक तौफीक भाई के यहाँ कोई स्टूडेंट्स नहीं थे। तो मैं जब गया तो मेरे अलावा एक और लड़का था वहाँ पे, तो हम दोनों ही थे जो तौफीक भाई के सबसे अर्लीस्ट स्टूडेंट्स थे। आई थिंक मैं बता रहा हूँ 99-2000 की बात है ये। और तब तक मेरी तैयारी काफ़ी हो गई थी, प्रोग्रामिंग में, प्लेइंग में मेरी काफ़ी तैयारी हो गई। तो जब मैं वहाँ पहुँचा 4D में, तब आई वॉज वेरी लकी। तौफीक भाई एक एल्बम पे काम कर रहे थे, रिधुन। ये एक मास्टरपीस एल्बम है, और वो अनफॉर्चुनेटली लास्ट रिकॉर्डिंग थी अब्बा जी की, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब की। और उस रिकॉर्डिंग को मैंने पूरा देखा, उस पूरे एल्बम का मेकिंग मैंने देखा। आई वॉज रियली लकी। तो सबसे पहले जिस दिन मैं गया तो तौफीक भाई ने, जो पीस चल रहा था 5 मात्रे का था वो, तो तौफीक भाई ने पूछा ये तुमको पता है क्या टाइम सिग्नेचर चल रहा है? तो मैंने बोला जी तौफीक भाई ये 5 मात्रे में चल रहा है ये। तो बोला अरे वेरी गुड, जानते हो? तो बोले जी बस थोड़ा बहुत। तो बोले वेरी नाइस। तो उस दिन से मैं तौफीक भाई के साथ लग गया, और मैं भूल गया कि मेरा घर है, क्योंकि मैं दिन के 26 घंटे तौफीक भाई के साथ था। एंड सुबह निकलता था घर से तौफीक भाई के घर, जहाँ उनको स्टूडियो में उनका तो बहुत काम चलता था तब, बॉलीवुड का, जिंगल्स का, बैकग्राउंड्स का। तो तौफीक भाई के घर पे पहुँचते थे, उनका जो कुछ परकशंस का सामान होता था, कंप्यूटर, सैम्पलर, सब तो हार्डवेयर्स होते थे, तो हम उठा के टैक्सीज में डालते थे और उसको स्टूडियो ले जाते थे। स्टूडियो में वो पूरा सेटअप करता था मैं। तो मैंने 1-1.25 साल तो सिर्फ तौफीक भाई का सामान उठाया है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि बिकॉज मैं इनका बेटा हूँ या कुछ नहीं, मैंने वो मेहनत की है। जिस दिन मैं म्यूज़िक इतना बड़ा हो गया कि मैं खुद से ट्रैवल कर सकता था, तो वो ड्राइवर वाइवर भी बंद हो गया। मैं बस में जाता था अपने टीचर्स के पास, अपने गुरुओं के पास सीखने। और तौफीक भाई के पास जब मैं पहुंचा तो गाड़ी ऑफ कोर्स मेरे पास थी, वो गाड़ी की चाबी मुझसे ले ली गई थी, और 1 महीने का एक छोटा सा दिया जाता था, बोला अब इसमें तुमको काम चलाना है, खुद बनाओ अपनी ज़िंदगी। तो ये नहीं कि तुम इसके बेटे हो तो तुम मर्सिडीज़ है घर में तो तुम मर्सिडीज़ से जा रहे हो, नहीं, मुझे स्ट्रगल करने को कहा गया और मैंने किया। तो 1-1.25 साल तो मैंने सिर्फ तौफीक भाई का सामान उठाया। तो कभी कभी रात को लेट हो जाता तो अब जेब में पैसे नहीं होते थे, तो तौफीक भाई ही पैसे देते थे कि भाई बच्चे लोग तुम लोग टैक्सी से जाओ आज रात को। तो ऐसे करके हमने, मेरी वो एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन हुई मतलब इस दौरान। और तब तौफीक भाई से मुलाकात हुई तो मैंने उनके परकशंस देखे, और वो जो मैंने देखा, मैंने बोला दिस इज़ इट, ये है, ये मुझे करना था। तो वो ड्रम्स की जो विद्या सीखी, जो तबले की विद्या सीखी, वो सब मैंने उलट दी यहाँ पे परकशंस पे, पूरी की पूरी वो जो नॉलेज था, प्लस ऑफ कोर्स तौफीक भाई ने जो नॉलेज दिया, वो सब कुछ। बिकॉज आई गेट बोर्ड वेरी फास्ट विथ थिंग्स, इन म्यूज़िक में अगर मैं खुद भी कुछ कर रहा हूँ तो मैं इसको ज़्यादा सुनता हूँ तो मैं बोर होता हूँ, मुझे कुछ नया करना है। तो परकशंस एक ऐसी है कि एवरी डे देयर इज़ अ न्यू इंस्ट्रूमेंट टू प्ले फॉर मी। मैं हर दिन कुछ नया इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूँ। तो वो देख के, सोनिक स्पेस देख के मेरा बोला बस ये है, मुझे ये करना है। तो फिर क्या हुआ कि मैं डीजेस के साथ है ना शोज़ करने लग गया क्लब्स में। तो उनसे जो कुछ थोड़ा बहुत पैसे कमाता था तो जाके एक इंस्ट्रूमेंट ख़रीदा, ये नहीं कि माँ बाप ख़रीद के दे रहे हैं। फिर ऊपर वाले की कृपा रही,
तौफीक भाई को जब असिस्ट करना शुरू किया तो तौफीक भाई भी कुछ कुछ पैसे दे देते थे, तो वो जमा कर करके मैंने फाइनली एक कॉर्प ट्राइटन ख़रीदा अपने पैसों से, कुछ डैड से भी पैसे लिए, बट वो लोन दिया गया मुझे वो पैसे वापस देने पड़े, ये नहीं कि ले लो, मैंने वो पैसे रिटर्न किए। उसके बाद 760 सैम्पलर ख़रीदा मैंने, और फिर वो चलती गई, गाड़ी चलती गई। अग्निवर्षा कर रहे थे तौफीक भाई तब, तो वो पहला मेरा एक प्रोफेशनल अप्रोच था टू बैकग्राउंड। अग्निवर्षा फिल्म थी, तौफीक भाई वाज डूइंग द बैकग्राउंड स्कोर, और तब तक मैं समझ गया था कि बैकग्राउंड कैसे करते हैं। तो तब तक मेरे पास ट्राइटन नहीं था, वो PSR 630 जो था यामाहा, उस पर ही मैंने तौफीक भाई को असिस्ट करके कुछ कुछ सीन्स बनाए, उनको अच्छे लगे, डायरेक्टर को अच्छे लगे, तो वो सीन्स रखे गए। तो तौफीक भाई थोड़ा थोड़ा मुझे प्रोग्रामिंग का काम देने लगे कि चल तू ये जिंगल का ये पार्ट कर दे या ये पार्ट कर दे, अच्छा जा। फिर क्या हुआ कि एक टाइम आया जब स्पेक्ट्रल हार्मनी में तौफीक भाई गए, सलीम सुलेमान, they were programming for a song for this film तुम बिन, टी सीरीज़ की पुरानी वाली फिल्म तुम बिन। तो तुम बिन के लिए वो एक गाना प्रोड्यूस कर रहे थे, एंड तौफीक भाई को बुलाया गया था परकशन सेक्शंस पूरा करने के लिए। तो तौफीक भाई गए, मैं तो ऑफकोर्स उनके साथ रहता ही था, तो मैं गया और तौफीक भाई बजा रहे थे, तो तौफीक बोला देखो बजाओ तुम कुछ, तो मैंने बजाया वो ग्रूव, तो उनको बहुत अच्छा लगा, बोले वेरी गुड, तुम साथ में बजाओ मेरे। तो वो इंट्रोडक्शन था मेरा फर्स्ट टेक, और उसके बाद हर टेक में तौफीक भाई मुझे साथ रखते थे बजाने के लिए कि एक चलो सेकंड हैंड मिलता है, तुमको भी एक्सपीरियंस मिल रहा है, माइक पे कैसे बजाना है, तुमको डायनामिक्स कैसे कंट्रोल करने, क्या चीज़ें करनी है। तो ये सब तौफीक भाई ने फिर वहाँ से शुरुआत की मुझे सिखाने की, और उसके बाद फिर वो सिलसिला चला मेरा, थोड़ा और आगे बढ़ा। फिर एक दिन जुकू भाई, मतलब रजत ढोलकिया जी, इतने बड़े हमारे जिंगल किंग, इतने बड़े अरेंजर हमारे इंडस्ट्री के, उनको हम प्यार से जुकू भाई बोलते हैं। तो जुकू भाई का एक बार तौफीक भाई को फ़ोन आया कि यार मैं एक जिंगल कर रहा हूँ, तो तू आ जा, कब फ्री है ऐसा। तो तौफीक भाई बोले यार मैं तो फ्री नहीं हूँ, मेरा BGM चल रहा है। तो बोले अब क्या करें, तो बोला मैं निशाद को भेजता हूँ। ये उस्ताद का एक बड़प्पन होता है और एक कॉन्फिडेंस होता है अपने शिष्य पे, तो शायद मैं कहीं ना कहीं वो एक अपने आप को सीरियसली बहुत लकी समझता हूँ कि मेरे उस्ताद ने उतना भरोसा मुझ पर दिखाया। तो उन्होंने पूछा वो कर लेगा, बोले ऑफकोर्स कर लेगा। तो मैं पहुंचा अपना कीबोर्ड्स, अपने सैम्पलर्स और अपने परकशंस लेके। मैगी का जिंगल था, प्रीति जिंटा वाज स्टारिंग इन दैट एड फिल्म, और वो जिंगल जब ख़त्म हुआ तो जुकू भाई इतने खुश हुए, उन्होंने तौफीक भाई को फ़ोन किया, बोले भाई तूने क्या लड़का तैयार किया है। तो ये एक जो फीलिंग थी मेरे लिए, इट वाज सो एक्सिलरेटिंग एंड ओवरवेलमिंग कि मैंने अपने गुरु का मान रखा। और उसके बाद फिर जुकू भाई मुझे ही बुलाते थे जिंगल्स के लिए, और उनकी बदौलत मतलब ऐसा होता था कि हफ्ते के में 2 दिन या 3 दिन तो जिंगल्स करने हैं। फेमस महालक्ष्मी, जो महालक्ष्मी में स्टूडियोज़ हैं, वहाँ पे ला म्यूज़िक है, गैलेक्टिका है, वहीं पे रहता था मैं, और दिन के एटलीस्ट 2 जिंगल्स तो करता ही था। और सही में मैंने बहुत अच्छे पैसे बनाए जिंगल्स से, इतने बनाए कि मैंने काफ़ी गियर खरीदा, मैंने बहुत सारा गियर खरीदा, और मेरी जर्नी एज अ सोलो आर्टिस्ट प्रोग्रामर शुरू हुई वहाँ से। फिर वाजिद भाई ने मुझे बुलाया कि यार तू अच्छा बजा रहा है, मेरे लिए भी परकशंस बजा, हमारे लिए बजा। तौफीक भाई तो बजाते ही थे वहाँ पे, तो तौफीक भाई ने भी इनकरेज किया कि बुलाओ निशाद को बजाने के लिए। तो वाजिद भाई दे वर लाइक ब्रदर्स, तो उनके कितने गाने मैंने प्ले किए मुझे भी याद नहीं। प्रीतम हैपेंड, फिर प्रीतम के साथ मेरा एक लिंक शुरू हुआ लास्ट तक, मतलब जब तक आई स्टॉप प्लेइंग लाइव, मैंने लाइव और सेशंस में थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी, तो मैं अभी अपने लिए अपना म्यूज़िक करता हूँ। तो एक लास्ट जो फिल्म थी मैं प्रीतम के साथ मैंने की थी, वो थी बर्फ़ी, तो उसमें पूरा लाइव परकशंस मेरा किया हुआ था। तो प्रीतम हैपेंड, देन आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ वर्किंग विद रहमान साहब इन जब तक है जान, थैंक्स टू रंजीत जी, उसमें मेरा नाम भी है उन गानों में रहमान साहब की फ़िल्म के साथ। एंड देन यशराज फिल्म्स के थे। फिर ये सिलसिला चलता गया, एक जर्नी मेरी चली, और आज हम यहाँ इस मकाम पे पहुँचे थैंक्स टू ऑल। ये मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, माँ बाप ने जो आशीर्वाद दिया, या एक जो कहते ना कि एक मशक्क़त मुझसे करवाई, ये उसका नतीजा है। तो ये जर्नी ईजी नहीं रही है, ईजी बस यही रही है कि मुझे रिसोर्सेज से ज़्यादा सोर्सेज करेक्ट मिल गए।
रिसोर्स के लिए मुझे खुद कमाना पड़ा, मुझे ढूंढने पड़े रिसोर्सेज, मुझे कमाना पड़ा। ये इजीली मुझे नहीं मिला, बस सोर्सेज मिले कि ठीक है मेरे माँ बाप हैं तो इसको जानते थे उसको जानते थे, बट मुझे अपने आप को साबित करना पड़ा। आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ एवरी टाइम आई वेंट इन टू द रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ, क्योंकि एक तो ऑलरेडी एक लेबल लगा हुआ था कि ये फलाने माँ बाप का बेटा है, इसके दादा ये हैं, इसके नाना ये हैं, भाई 3 जनरेशन्स 4 पीढ़ियाँ हमारी चल रही हैं म्यूज़िक में, और मामा ये है ना, ये वो है, ये फलाना है। तो वो एक लेबल लग चुका था, तो एक्सपेक्टेशंस इतने हाई थे कि मतलब मैं अंडे से बाहर नहीं निकला हूँ तो लोगों को लगता था ये वो उनका बेटा है, ये तो करेगा ही। अरे मैं भी शायद नहीं कर पाऊँ। तो ये एक्सपेक्टेशंस को भी तो मुझे रखना था। तो ये ऊपर वाले की कृपा है। मेहनत तो मेरी बहुत बाद में है, सबसे पहले तो कृपा है ऊपर वाले की, माँ बाप की, गुरुओं की, गुणीजनों की, जिन्होंने मुझे सिखाया, इतना सिखाया, इतना लायक बनाया कि मैं ये इस मकाम तक पहुंच सकूं, दैट आई कैन चूज़ माई वर्क, कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है, और ये सब गुणीजनों का, परिवार वालों का, गुरुओं का आशीर्वाद है, प्यार है, और मेहनत तो करनी ही है, तो है ही, दैट्स नो अदर वे आउट। तो ये रही है मेरी म्यूज़िकल जर्नी। 20 साल हो गए अब बॉलीवुड में, इतने सारे काम कर दिए, इतने गाने किए, अब और भी हैं काम। काम मेरे लिए इज़ लाइक माई प्रेयर। फॉर मी म्यूज़िक इज़ लाइक माई प्रेयर। आई ब्रीथ म्यूज़िक, आई स्लीप म्यूज़िक, आई ईट, आई वॉक, आई टॉक म्यूज़िक, बिकॉज ये मेरी पहचान है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। मुझसे अगर म्यूज़िक छीन लिया जाए तो मैं कुछ नहीं हूँ। आई एम नथिंग, आई एम नो बडी। म्यूज़िक मेरी पहचान है, और म्यूज़िक ही है जो मैं विरासत में छोड़ के जाऊँगा अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने जो भी लिसनर्स हैं उनके लिए। देयर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी। ना मेरी कोई दुकान है, ना कुछ। दिस इज़ इट, दिस इज़ व्हाट आई डू। तो माई म्यूज़िकल जर्नी हैज़ सीन इज अप्स एंड डाउन्स, ऑल्सो। जब मैंने लाइव शुरू किया बजाना, मेरा फर्स्ट टूर था 2005 में विद मिस्टर अदनान सामी। वहाँ से मेरे लाइव स्टेज का भी एक दौर शुरू हुआ। ऑफकोर्स उसके पहले मैं फ्यूजन शोज़ डीजेस के साथ, इवन तौफीक जी के साथ मैं अकम्पनी करता था उनको, वो सब मैं बजाता था। लेकिन एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में जो स्टेज शोज़ में एंट्री मिली वो अदनान जी के थ्रू मिली। एंड अदनान जी के बाद देन कुणाल गांजावाला हैपेंड, and after that of course Shankar Ehsaan Loy. So there was me, Darshan Doshi, Gulraj Singh, Sean Pinto, Adi Mistry. We all were there, part of Shankar Ehsaan Loy's core band. हमने बहुत सारा शोज़ किए उसके साथ, उस बैंड के साथ, सॉरी। एंड बहुत सारे मेमोरीज़ हैं। तो उस दौरान भी मी एंड दर्शन, व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, हम लोग we were the first people to get that break that stereotypical mold of a musician, तो of a stage musician specially। तो काफ़ी मेहनत की हमने, हमको खुद का सामान उठाना पड़ता था, काफ़ी कुछ करना पड़ता था। तो बहुत बाद में ये हुआ कि हमारे साथ रोडीज़ चलते थे हमारे सामान सेटअप करने के लिए, सामान को चेक इन करने के लिए। बट वो हमने फिर एक अपना ओहदा कमाया, हमको वो विरासत में नहीं मिला। विरासत में सिर्फ नाम मिला, और विरासत में हमें सिर्फ कॉन्टैक्ट्स मिले। मेहनत हमको करनी पड़ी, रिसोर्सेज हमको खुद खड़े करने पड़े। और ये जो एम्पायर जो भी आज देख रहे हैं, यहाँ पे म्यूज़िक रूम्स देख रहे हैं, लखनऊ में एकेडमीज़ है, या जो कुछ ये परकशंस का आप देखते हैं सामान, जो कुछ आप देख रहे हैं, ये खुद कमाया हुआ, खुद बनाया हुआ। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ इट। तो वेल, इट्स बीन क्वाइट अ जर्नी। 2001 से मेरी जो ऑफिशियली एक जर्नी शुरू हुई, आज 2021, करीब 20 साल हो गए इस म्यूज़िकल जर्नी में। और 10 साल की उम्र से सीखना शुरू हुआ, और भी सीख रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ, आप लोगों से भी सीखता हूँ। मैं आप लोगों के अगर कोई किसी के वीडियोस देखता हूँ, मैं सीखता हूँ। आई लिसन टू एवरीबॉडी, आई लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी। मैं कभी किसी की गलतियाँ नहीं निकालता, मैं ये निकालता हूँ कि कर क्या रहा है और इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। तो आई नेवर से कि अरे यार ये क्या है। नो मैन, that's not my zone. Everybody is good in their own right. आर्ट इज़ आर्ट। आर्ट ना बुरा हो सकता है ना अच्छा हो सकता है। आर्ट है। आर्ट बुरा या ख़राब वो हर आदमी के नज़रिया का है, वो नज़रिए से अपने देखता है आर्ट को, करेक्ट।
तो ये नहीं है कि आर्ट, अरे यार ये अच्छा म्यूज़िक नहीं है, ये नहीं यार, म्यूज़िक म्यूज़िक है, वो मुझे अच्छा लगता है नहीं लगता है वो मेरे ऊपर है। तो वो मैं उसको अच्छा बोलूँ या बुरा बोलूँ, म्यूज़िक तो वो आर्ट है, आर्टिस्ट का वो आर्ट है। तो आप लोग भी डू नॉट बी डिस्करेज्ड, यू नो, कि कोई बोल दे कि अरे ये क्या है, नो, वो अनसुना कर दीजिए, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इट्स योर म्यूजिक, इट्स योर बेबी, लव योर बेबी, लव योर म्यूजिक। और मैं तो यही कहूँगा, मेहनत कीजिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। लाइक मिस्टर लुई बैंक्स, इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े कलाकार हैं, उन्होंने मुझे कहा था, निशाद, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। बस ये ज़िंदगी है तुम्हारी, तुमको प्रैक्टिस करते रहना, मतलब रोज़ कुछ ना कुछ करते रहना म्यूज़िक में। तो आप लोग भी करते रहिए, चैनल पे बने रहिए, प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब। व्लॉग्स के अलावा मैं बहुत जल्द अपने ओरिजिनल्स भी कर रहा हूँ रिलीज़, और भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्साइटिंग करूँगा, मैं इंटरेस्टिंग करूँगा। सो डू फॉलो, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड आई विल सी यू गाइस। ओ यस, जाते जाते मैं कुछ अभी अगले जो कुछ 4-5-6 व्लॉग्स बनाऊँगा, वो मैं बनाऊँगा होम स्टूडियो सेटअप के। मतलब आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है होम स्टूडियो आपका खुद का बनाने के लिए, और उनके जो टेक स्पेक्स है, मतलब आपको उस हर मशीन का आपको क्या रिक्वायरमेंट देखना बिफोर यू गो एंड इन्वेस्ट इन दैट मशीन। आपको वो क्या टेक स्पेक्स देखने हैं, क्या दिमाग में रखने हैं खरीदने से पहले, ये सारी चीज़ें अब मैं अगले व्लॉग्स में बनाऊंगा। तो ज़रूर बने रहिए, फॉलो, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। आई विल सी यू गाइस वेरी सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग। चीयर्स।